सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे श्रीलंका के विषय में, समझेंगे कि श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय की चिंताएं क्यों बढ़ती जा रही, समझेंगे आखिर पिछले 2 सालों में श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाए गए। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे एनआईओ के विषय में, समझेंगे कि एनआईओ क्या है, इसने कौन सा अभियान इंडियन ओशन में प्रारंभ किया है, यह अभियान क्यों महत्वपूर्ण है और इससे इंडियन ओशन के विषय में कौन कौन सी जानकारियां हमारे सामने आ सकती हैं। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के व्यापार के विषय में और समझेंगे कि दोनों देशों के व्यापार के विषय में विश्व बैंक ने कौन सी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसमें क्या क्या कहा है। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय की जो चिंताएं बढ़ रही हैं वह क्यों बढ़ रही हैं, उनके पीछे कौन कौन से कारण हैं। इसका जो प्रमुख कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वह है एक घटना, और यह जो घटना है 2 साल पहले घटित हुई थी। दिन था 21 अप्रैल 2019 का, और इस दिन क्या हुआ था, ईस्टर रविवार का यह दिन था। श्रीलंका के 3 चर्च में जो है कि विस्फोट हुआ और इसी के साथ साथ 3 होटलों में बम विस्फोट हुआ। यह एक आतंकी हमला था और इस विस्फोट में कम से कम 290 लोगों की मृत्यु हुई थी। लगभग कुछ आंकड़ों के अनुसार 300 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो सबसे कम डेटा है अगर उस पर भी हम विश्वास करें तो 290 लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग 500 लोग घायल हुए थे। इस हमले के द्वारा प्रमुख रूप से ईसाई समुदाय के लोगों, वहां के पर्यटकों और पुलिस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था। और इसी के कारण जब यह जो घटना हुई, इसमें इतने ज़्यादा लोग जब हताहत हुए, तो उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय की भूमिका इसमें नजर आई, जो लोग इसमें लिप्त थे, जब उनका नाम और उनकी पहचान एक धर्म विशेष से हुई, तो इससे वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर आक्रोश बैठा। वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था थी उसने भी इस चीज़ को बहुत कड़े तौर पर यह उद्घाटित किया कि ये जो पूरी घटना थी इसके पीछे का जो मंसूबा था वह था बढ़ता हुआ कट्टरपंथ, और साथ ही साथ जो वहाँ पर इस्लाम के नाम पर वहाँ पर जो कट्टरपंथ फैलाया जा रहा था उसको इस घटना का जो है कि प्रमुख कारण माना गया। सरकारी अधिकारियों के अनुसार लगभग सभी आत्मघाती हमलावर श्रीलंकाई नागरिक थे, जो कि स्थानीय आतंकवादी इस्लामी समूह राष्ट्रीय ताहित या फिर तौहीद जमात से जुड़े हुए थे, जिन्हें पहले बौद्धों के खिलाफ हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अर्थात इनका जो रिकॉर्ड था वहां पर इस संगठन का वह ठीक नहीं था, और जब यह लगा कि इसमें एक ही धर्म के लोग शामिल हैं और यहाँ पर एक तरह से धार्मिक एंगल को आधार बनाते हुए यह हमला किया गया है, तो यहाँ पर जो बौद्ध आबादी थी, जो कि यहाँ की टोटल आबादी का लगभग 70% है, उसने मुस्लिम समुदाय से कटना प्रारंभ कर दिया। ये हर जगह पे नहीं हुआ, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन यह बड़ी संख्या में हुआ। श्रीलंका की जो आबादी है लगभग 2.2 करोड़ है, और इसमें 70% जो आबादी है बौद्ध समुदाय की है, लगभग 12% आबादी हिंदू समुदाय की है, और तीसरी बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय की है, जिनका प्रतिनिधित्व लगभग 10% है। अब हुआ क्या कि ईस्टर हमले के बाद श्रीलंका की सरकार ने पूरे देश में तौहीद जमात को टारगेट करते हुए कई तरह की कार्रवाई प्रारंभ की और इसके द्वारा चलाए जा रहे मस्जिदों को सील कर दिया। जब मस्जिदों को सील किया तो वहां पर यह उम्मीद की जा रही थी कि सरकार की इस कार्रवाई से वहां पर जो बौद्ध समुदाय के लोग हैं उनको लगेगा कि कार्रवाई हुई है और उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने भी अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, और वहां पर कई जगह पर ऐसा देखा
गया कि जो मुस्लिम समुदाय है वह जो है कि सामाजिक सौहार्द बनाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और इसी के कारण जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वह मुस्लिम समुदाय को जो है कि एक तरह से शंका की नज़र से देखने लगे। 2019 में रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय ने अपनी ही मस्जिद इसलिए तोड़ लिया ताकि वहाँ पर जो बार बार पुलिस आती है वह पुलिस ना आए, और वहाँ के लोगों की नज़र में जो मस्जिद की भूमिका है वह जो है कि संदेहास्पद ना हो या फिर उसको लेकर कोई धारणा ना बनाया जाए। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय ने अपने तरफ से इसे क्लियर करने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि ये जो भी घटना हुई उसमें कुछ कट्टरपंथी जरूर शामिल थे, लेकिन उसको आधार बनाकर पूरे धर्म को एक ही नजरिए से ना देखा जाए। श्रीलंका के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में यहाँ पर 2596 पंजीकृत मस्जिदें थीं, जिनमें से कुछ के संचालकों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। इस कारण पुलिस बार बार इन स्थानों को संदेह की नज़र देख रही थी, बार बार वहाँ पर छापेमारी कर रही थी। और इस छापेमारी से क्या हुआ, जो पुलिस ने जो कदम उठाए और जो सूचनाएं मीडिया में आई, उससे जो बौद्ध समुदाय हैं, अन्य लोग हैं, उनके अंदर ये धारणा बैठती चली गई कि यह जो संस्थान है इनकी कोई जानकारी नहीं है और यहाँ पर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे इनके अंदर कट्टरता जो है कि बढ़ रही है। सरकार ने हमले के बाद सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के चेहरा ढकने से मना कर दिया। साथ ही अरबी भाषा में लगे जो साइन बोर्ड थे जिस पर कुछ लिखे होते थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही साथ हमले के बाद हलाल फूड पर प्रतिबंध लगा दिया गया और तर्क यह दिया गया कि जो हलाल फूड से जो पैसा आता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, कहाँ खर्च होता है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने कुल मिलाकर यहाँ पर इस चीज को एक तरह से देखा कि सुरक्षा व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी कदमों को उठाया। यहाँ पर कई मुस्लिम जो लोग जो है मुस्लिमों को कट्टरपंथी अभी भी मानते हैं और आए दिन वहाँ पर जो है कि घटनाएं होती रहती हैं, अर्थात उनके विषय में एक परसेप्शन, एक धारणा बन गई है कि यह लोग जो है कि क्या आतंकी हैं। और जैसे जैसे हमला जो है कि मुस्लिम समुदायों पर बढ़ता जा रहा है, उससे एक और चिंता उत्पन्न होती जा रही है। चिंता एक तो यह है कि आखिर यह जो तनाव बढ़ता जा रहा है कैसे रुकेगा, दूसरा कि आखिर जो मुस्लिम समुदाय हैं अगर उन्होंने भी प्रतिक्रिया में ऐसी घटनाक्रमों को बढ़ावा दिया तो फिर से यहां पर श्रीलंका में एक कई जो है कि जटिल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 2019 में ही एक प्रभावशाली बौद्ध भिक्षु ने मुस्लिम मंत्री और 2 प्रांतीय राज्यपालों को हटाए जाने तक उपवास करने की धमकी दी। इस घटना के बाद सभी मुस्लिम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इस घटना के बाद यह हुआ कि जो मुस्लिम समुदाय था उनको लगा कि उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, उनसे उनका प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है। इसलिए जो राजनीतिक स्तर पर एक जो है कि प्रशासन में लोगों की भागीदारी है वो यहाँ पर ब्रेक हुआ और उसकी वजह से भी एक जो है कि तनाव वहाँ पर बढ़ा। श्रीलंका ने अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दिया है और इसमें चेहरा ढकने के सभी अन्य तरीके भी शामिल किए गए। अर्थात जो कुछ भी अभी 2 साल से चला आ रहा था, जिसको मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा था, अब उसको एक और झटका लगा है और उसमें ये लगा है, कहा गया है कि जो सार्वजनिक जगह है वहाँ पर जो है कि बुर्का नहीं पहन सकते। स्वाभाविक है, ऐसा डिसीजन अभी कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड ने लिया। आपको मैंने बताया ही था कि फ्रांस के साथ साथ डेनमार्क, बेल्जियम जो है कि जर्मनी, इटली, कई देशों में पहले से ही बुर्का को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कारण यही है कि इस बुर्का का प्रयोग कई बार जो है कि आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। यहाँ के जन सुरक्षा मंत्री हैं सरबत बीरसेकर, उन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने इस संदर्भ में अपनी अनुमति दे दी है, जिसे अब संसद से अनुमति मिलने की आवश्यकता है। स्वाभाविक है, इनकी सरकार है, अनुमति मिल भी जाएगी और इस तरह से यहाँ पर जो बुर्का है वो प्रतिबंधित हो जाएगा। शरद बीरसेकर ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार की योजना 1000 से ज्यादा जो इस्लामी मदरसे हैं उनको प्रतिबंधित करने की है। उनका कहना यह है कि मदरसे जो हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके जो मदरसे हैं वह गैर पंजीकृत स्कूल जो है के रूप में है और यह केवल अरबी भाषा और कुरान पढ़ाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। कुल मिलाकर इनका यह कहना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका पालन यहाँ के मदरसों के द्वारा
नहीं किया जाता है, इसके कारण यह 1000 से ज़्यादा मदरसों को प्रतिबंधित करेगी। स्वाभाविक है 1000 मदरसे से कई परिवार जुड़े होंगे, इसके कारण उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बुर्का पर प्रतिबंध को सरकार यहाँ सुरक्षा के नज़रिए से देख रही है, जबकि यहाँ के लोग जो है कि इसको धार्मिक नज़रिए से देख रहे हैं। यहाँ के मुस्लिम समुदाय इस तरह के आदेशों से इसलिए भी चिंतित है क्योंकि श्रीलंका ने कोविड-19 के दौरान जो है कि जब इन लोगों की मृत्यु हो जाती थी मुस्लिम समुदाय की, तो इनसे कहा जाता था कि इनकी जो लाश है उसको जो है कि जलाया जाए, जबकि इन मुस्लिम समुदाय में लाशों को दफनाने की प्रथा है। और इसी के कारण उस समय जो मानवाधिकार संगठन हैं और जो अन्य देश हैं उन्होंने इसकी आलोचना की कि नहीं, हमें जो है कि जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी हमारी प्रथाएं हैं, उनका भी हमें पालन करना होगा, क्योंकि एक बुरा दौर है। हालांकि श्रीलंका की सरकार ने इस फैसले को बाद में वापस ले लिया, लेकिन अब श्रीलंका के जो है कि अंदर यह बात बैठती जा रही है कि आने वाले समय में श्रीलंका में जो मुस्लिम समुदाय के लिए और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे वहां पर कई तरह की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आई होप संक्षेप में आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार के विषय में, जो कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पर आधारित है। भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10.25 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ था। इसमें भारत ने बांग्लादेश को 9.21 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया था और बांग्लादेश ने भारत को 1.22 अरब डॉलर का जो है कि क्या किया था, निर्यात किया था, या दूसरे शब्दों में कहें तो हमने क्या किया था, 1.22 अरब डॉलर का आयात किया था। इस तरह से लगभग 10 अरब डॉलर का अमेरिकी डॉलर का ये जो व्यापार है, अच्छा व्यापार है, लेकिन जितनी संभावनाएं हैं उसका ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। भारत और बांग्लादेश के बीच धागा, वाहनों के चेसिस, नॉन एलॉय स्टील, लोहा और इस्पात से बने सामान, सिंथेटिक फाइबर, जूट, जो है कि कई तरह के रेडीमेड कपड़े आदि चीज़ों का व्यापार होता है। चूंकि दोनों देश विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में हैं और इसी के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार की बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन इस व्यापार की संभावना का दोहन तभी किया जा सकता है जब दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी क्या हो, बेहतर हो। कोविड के दौरान पश्चिम बंगाल होकर आने वाले सड़क मार्ग को बंद कर दिया गया था, जिससे यहाँ पर व्यापार जो है उसको काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। कनेक्टिंग थ्रू टू थ्राइव चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन ईस्टर्न साउथ एशिया नामक विश्व बैंक की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत और बांग्लादेश के बीच यदि बेहतर कनेक्टिविटी हो तो भारत तथा बांग्लादेश की आय क्रमशः 8% और 17% बढ़ सकता है। अर्थात भारत की आय जो है कि 8% और जो है कि बांग्लादेश की आय में 17% का इजाफा हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर दोनों देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो, क्योंकि दोनों देशों में व्यापार की काफी ज्यादा संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवहन एकीकरण की कमी के कारण भारत बांग्लादेश के बीच सबसे महत्वपूर्ण सीमा चौकी पेट्रापोल और बेनापोल को पार करने में कई दिन का समय लगता है। पेट्रापोल आप देखेंगे आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, बेनापोल बांग्लादेश में मिलेगा, और यह जो एक सीमा चौकी है इसको क्रॉस करने में कई दिनों का समय लगता है। जबकि अगर कुछ और क्षेत्रों में देखा जाए तो ये यहाँ पर मतलब कुछ और देशों के या फिर सीमाओं के औसत से देखा जाए तो यहाँ पर जो है कि 5 से 6 घंटे का समय लगना चाहिए। जैसे एशिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की जो सीमा चौकी है उस पर कुछ घंटे का समय लगता है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा लगता है। स्वाभाविक है, जब समय ज़्यादा लगता है तो उससे क्या होगा, गुड्स जो है या फिर सामान जो भी है जिसका वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा और उससे क्या होगा, उस सामान महंगा होगा, और जब महंगा होगा तो उससे मिलने वाला लाभ भी कम हो जाएगा। दोनों देशों के बीच उच्च टैरिफ बाधाएं भी हैं। उच्च टैरिफ बाधाएं का मतलब जब आयात और निर्यात होता है तो उस पर कई तरह के शुल्क लगाए जाते हैं और इसको कम किए जाने की आवश्यकता है, विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है। दोनों देशों के बीच टैरिफ का औसत वैश्विक औसत से दुगुने से अधिक है। अर्थात वैश्विक औसत से भी हम क्या करते हैं, दुगुना जो है कि टैरिफ चार्ज करते हैं दोनों देश एक दूसरे के जो है कि सामानों पर, जिसको कम करके दोनों देश क्या कर सकते हैं, अपने उत्पाद का जो बिक्री है उसको बढ़ा सकते हैं। भारतीय ट्रकों द्वारा पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए केवल एक ही रूट जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का प्रयोग करना होता है, क्योंकि उनके पास सीधे बांग्लादेश होकर पूर्वोत्तर जाने की अनुमति नहीं है। इससे क्या होता है, लंबी दूरी तय करनी पड़ती, अब अधिक समय लगता है, और इसी के कारण ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में भारत बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल अर्थात बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल BPIN और मोटर वाहन समझौते का भी विश्लेषण किया गया। कहा यह गया है कि यदि यह जो देश हैं भारत
जो है कि भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अगर ये अच्छा ट्रांसपोर्टेशन एक रूट विकसित कर लें, इनके पास जो है कि एक अच्छा मोटर वाहन समझौता है, अगर उसको ये एग्जीक्यूट कर लें तो क्या हो सकता है, आने वाले समय में व्यापार बढ़ सकता है। आपको पता ही है वर्ष 2015 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच थिम्पू में BBIN MBA, अर्थात BBIN क्या है, IN क्या है, देशों को डिनोट करता है, MBA का मतलब होता है मोटर व्हीकल एक्ट पर समझौता किया था। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में सड़क यातायात को सुरक्षित करना, आर्थिक रूप से लाभकर और पर्यावरण के अनुकूल बनाना था। क्योंकि यहाँ पर यह जो पूरा BBI MBA था, इसको थोड़ा सा अभी पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका है, क्योंकि यहाँ पर कई देशों को इसको लेकर कुछ जो है कि संदेह है, अर्थात कुछ चिंताएं हैं, जिनको दूर करके हम BBI MBA को क्या कर सकते हैं और जो है कि इफेक्टिव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दोनों देशों को लाभ मिलेगा। क्या लाभ बताए गए हैं अगर बेहतर कनेक्टिविटी, तो कहा गया है कि बांग्लादेश के निर्यात में 297% और भारत के निर्यात में 172% का लाभ होगा। व्यापार बढ़ेगा तो जीवन स्तर बढ़ेगा। पूर्वोत्तर भारत क्या होगा, बांग्लादेश की कनेक्टिविटी जो मजबूत होगी तो इससे क्या होगा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमारी निर्भरता है, या जो बांग्लादेश से सामान जो है कि नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाकर व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, उसके रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ इसका जो है कि एक जियो पॉलिटिक्स सामरिक महत्व तो है ही है। क्या करना होगा, तो देखिए जो चीज़ें करना होगा उसको लिखा गया है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको प्रभावी और सशक्त बनाने की जरूरत है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करने की जरूरत है, और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। आई होप संक्षेप में आप इसको भी समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं NIU ने हिंद महासागर में कौन सा शोध अभियान प्रारंभ किया है, इसको डिस्कस करते हैं। NIU का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, और इसको स्थापित किया गया था 1966 में। इसका उद्देश्य है महासागरीय पारिस्थितिकी, अर्थात ओशन का जो इकोसिस्टम है और महासागर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको समझना। इसका मुख्यालय गोवा में है। रीजनल सेंटर्स के कोची, मुंबई और वाइजैग में है। यह CISR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सहयोग और निर्देशन में सहयोग करके उत्तरी हिंद महासागर के विषय में कई प्रकार की जानकारी देश के सामने प्रस्तुत करता आया है। वर्तमान समय में इसके जो डायरेक्टर हैं वह सुनील कुमार सिंह हैं, और हाल ही में CISR और NIU ने हिंद महासागर में एकल कोशिकीय जीवों के अंदर मौजूद जीनोम और पोषक तत्वों के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए एक 90 दिवसीय शोध परियोजना को प्रारंभ किया है। अर्थात इसमें क्या किया जाएगा, जो सूक्ष्म आकार के जीव हैं, छोटे छोटे आकार के जीव हैं, उनका जीनोम तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल्स का स्टडी की जाएगी। साथ ही साथ किस एरिया में कितने पोषक तत्व हैं, वहाँ पर कौन से जीव हैं, उन पोषक तत्वों को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पर जीवों के विकास के साथ साथ कहाँ पर जो ओशन से फूड प्राप्त होता है उसकी पॉसिबिलिटी कहाँ है, इन सभी चीज़ों का रिसर्च इसके अंदर किया जाएगा। यह जो है गुरुवार को विशाखापट्टनम से प्रारंभ हो चुका है, और इसमें 30 जो है कि वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। इसमें 6 महिला वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इसके लिए जो रिसर्च शिप यूज किया जाएगा उसका नाम है सिंधु साधना। तो सिंधु साधना आपसे पूछा जा सकता है क्यों चर्चा में था। हिंद महासागर में मिलने वाले एक कोश की जीव की आंतरिक संरचना को ही समझा जाएगा। जैव रसायन अर्थात बायोकेमिकल जो साइंस है इसको समझाया जाएगा। बायोकेमिकल साइंस को मतलब समझिए कि ओशन वाला क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है। अब इसमें जो जीव रहते हैं आखिर वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस चीज़ का क्या इंपैक्ट पड़ता है, कौन कौन से केमिकल चेंजेस देखे जा रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, इस जलवायु परिवर्तन से पोषक तत्वों पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आ रहा है, कैसे उन परिवर्तनों से जीव अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम करके उनके जो है कि सर्वाइवल को और हम फिट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। साथ ही साथ प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी इसमें देखा जाएगा कि कहाँ पर प्रदूषण के स्तर से क्या क्या समस्या है, कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए 5 किलोमीटर औसत गहराई तक के नमूने एकत्रित किए जाएंगे। यह जो प्रारंभ होगा यह हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के सभी क्षेत्रों के पास वाले क्षेत्र, मॉरिशस के पोर्ट लुई तक, उत्तरी पाकिस्तान तक और भारत के पश्चिमी तट हिंद महासागर के क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। यह जो प्रोजेक्ट है इसमें जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, सिलिकेट और आयस, जस्ता, इन सभी चीज़ों की हर क्षेत्र में स्टडी की जाएगी और यह समझने का प्रयास किया जाएगा आखिर कहाँ पर कितनी जो है कि पोषक तत्वों की कंडीशन में किस प्रकार के जो है कि जीवों का विकास हुआ है, कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। साथ ही साथ जो जीनोम मैपिंग है इसके माध्यम से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड
का जो रिएक्शन किस तरह से पड़ रहा है, कैसे उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एब्जॉर्ब करने से क्या क्या जीवों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, साथ ही साथ जो यहाँ पर बैक्टीरिया हैं, जो यहाँ पर जीवाणु हैं, उन पर क्या क्या परिवर्तन देखे जा रहे हैं, इसको भी देखा जाएगा। साथ ही साथ अगर कहीं पर खनिज तत्वों की कम मात्रा है, अधिक मात्रा है, उसको कैसे रेगुलेट करके, कैसे जो ओशन वाला क्षेत्र है उसको हम जो है कि एज ए रिसोर्स प्रयोग कर पाएँ, कैसे हमारी जो फूड हैबिट की चीज़ें हैं उनको वहाँ पर उत्पादन कर पाएँ, इन सभी चीज़ों को क्या करेगा, यह स्टडी करेगा। आने वाले समय में क्या होगा, जो जैव प्रौद्योगिकी है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए महासागरीय क्षेत्र में कितनी संभावना है, कहाँ कहाँ पर हम क्या क्या जो है कि बायोटेक्नोलॉजी से उत्पादित कर सकते हैं, वहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प मिल सकते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या किया जाएगा, स्टडी की जाएगी। इंसानों की तरह जिस तरह इंसानों की मैपिंग होती है, यहाँ पर जीवों की भी जीन मैपिंग की जाएगी और समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया और जीवों का जीनोमी मैपिंग तैयार करके उनको और समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो मेरीन इकोसिस्टम है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके आंतरिक कामकाज को समझा जाएगा। आंतरिक कामकाज का मतलब ये है कि वहाँ पर जो जीव हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, जो वहाँ की भौतिक दशाएँ हैं, चाहे टेम्परेचर को ले लीजिए, सैलिनिटी को ले लीजिए, है ना, उन सभी चीज़ों को समझ कर ये समझने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर ये कैसे कार्य कर रहा है, इसमें कौन कौन से चेंजेस देखे जा रहे हैं, ये चेंजेस हमारे अनुकूल हैं या फिर विपरीत हैं। आई होप आप इन तीनों टॉपिक को संक्षेप में समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।